टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालिफायर। मैं धर्मेंद्र नरू का आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस के अंदर रीट लेवल 1 और लेवल 2 के इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जितने भी टॉपिक पढ़े, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और नए टॉपिक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इसके अंदर हम लैंग्वेज स्किल्स में जितने भी प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एक एक प्रकार को हम यहाँ देखेंगे। बाकी के जितनी भी स्किल्स शेष रहती हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड रीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। देखिएगा, लैंग्वेज जो है वो आइडिया, इमोशंस और डिजायर्स को वॉलेंटरीली प्रोड्यूस सिंबल्स के एक सिस्टम के माध्यम द्वारा कम्युनिकेट करने का एक प्योरली ह्यूमन और नॉन ट्रांसिटिव मेथड है। यानी जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करने का, किसको? आपके आइडियाज को, इमोशंस को, डिजायर्स को प्योरली ह्यूमन और नॉन इंट्रांसिटिव मेथड है। क्या करने का? कम्युनिकेट करने का। अब देखो, कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पज होता है, जो कम्युनिकेशन है वो लैंग्वेज का मेन पर्पज है। यानी लैंग्वेज का जो उद्देश्य है वो क्या है? बातचीत से है। लैंग्वेज का यूज मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन में किया जाता है, तो कम्युनिकेशन इसका मेन पर्पज हो जाता है। तो लैंग्वेज से हम हमारे आइडियाज, इमोशंस, डिजायर्स को वॉलेंटरीली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स के एक सिस्टम के माध्यम द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, जो कि एक मेथड है जो प्योरली ह्यूमन है और नॉन इंट्रांसिटिव है। ठीक है, चलिए, ये तो बात रही इसके बैकग्राउंड की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी मेन स्किल्स है वो कौन कौन सी है। देखो, मेन स्किल्स को डिस्क्रीट मैक्रो स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? देख लीजिए, डिस्क्रीट मैक्रो स्किल्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखो कौन कौन सी आती है। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब इनका जो सीक्वेंस है वो भी ऐसे ही रहेगा। यानी आप इसको LSRW का एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ही होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। सो सबसे पहले लिसनिंग आता है, स्पीकिंग आता है, रीडिंग आता है और देन राइटिंग आता है। तो LSRW के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो, जो जिन्हें डिस्क्रीट मैक्रो लैंग्वेज स्किल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं इन जो 4 स्किल्स हैं, उनमें से 2 स्किल्स तो कैसी हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। क्या है? प्रोडक्टिव। जिसमें क्या होता है? जिसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यानी जो भी व्यक्ति है उसको क्या रहना पड़ता है? एक्टिव रहना पड़ता है। तो इनमें तो क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव स्किल्स कहेंगे इनको। हम क्या कह सकते हैं? एक्टिव स्किल्स कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। स्पीकिंग में हमें हमारे जितने भी स्पोकन ऑर्गन्स हैं उनका यूज करना पड़ता है। राइटिंग में हमें हमारे हैंड का यूज करना पड़ता है। सो बोथ एक्टिविटीज आर एक्टिव स्किल्स। क्लियर? चलिए, दूसरा जो है वो आपका रिसेप्टिव स्किल्स है। क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स है। अब रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब समझना कि यहां पर आप कुछ ना कुछ रिसीव करते हो। यानी लिसनिंग में आप साइलेंट रहते हो, रीडिंग में आप क्या रहते हो? साइलेंट। रीडिंग भी होती है ना, तो साइलेंट रह के काम करते हो। तो लिसनिंग और रीडिंग तो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं और स्पीकिंग और राइटिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। तो डिस्क्रीट मैक्रो यानी लैंग्वेज स्किल्स को 4 प्रकार में बांटा गया है और उन 4 प्रकारों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें एक तो आपकी प्रोडक्टिव हो जाती है, दूसरी आपकी रिसेप्टिव हो जाती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं जो लिसनिंग और स्पीकिंग है। ये 2 हमारी स्किल्स हैं। इनको ऑडिटरी स्पीच ऑर्गन की एक्सरसाइज माना जाता है। यानी जो हमारी ऑडिटरी हियरिंग से संबंधित है। किससे? हियरिंग से संबंधित। लिसनिंग और जो स्पीकिंग है वो हियरिंग से संबंधित है, बोलने से संबंधित है। इनको क्या माना जाता है? ऑडिटरी स्पीच माना जाता है ना। ऑडिटरी स्पीच ऑर्गन की एक्सरसाइज माना जाता है। यानी इनको अगर आप करोगे तो आपको देखो, जैसे आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो कान हैं उनका यूज होगा, और जब आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी टंग का इस्तेमाल होगा। इसीलिए इसको ऑडिटरी स्पीच ऑर्गन की क्या माना जाता है? एक्सरसाइज माना जाता है। और मैं बात करूं रीडिंग की, तो रीडिंग को क्या माना जाता है? विजुअल एंड साइकोमोटर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, सो इट इज कॉल्ड ग्राफिक मोटर स्किल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? रीडिंग में आपके साइकोमोटर्स ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी आप जब रीड करते हो तो काफी सारी चीजें वहां पर काम करती हैं, तो उन्हें ग्राफिक्स को पहचानना पड़ता है, इसलिए इसको ग्राफिक मोटर स्किल्स कहा जाता है। क्लियर?
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लिसनिंग की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? लिसनिंग की, यानी सबसे जो पहली हमारी स्किल है वो लिसनिंग है। लिसनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, है ना। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? लिसनिंग होता है। कोई भी बच्चा, सपोज कीजिए कोई भी चाइल्ड है जो भाषा सीखता है, वो क्या करता है? सबसे पहले वो हमको सुनता है, यानी वो क्या करता है? लिसन करता है। तो लिसनिंग ही किसी भी लैंग्वेज को सीखने की क्या होती है? प्रथम स्टेज होती है। उसके बाद देखिए, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग। लिसनिंग के बाद अगर स्पीकिंग को सिखाया जाए तो इससे क्या होगा? ओरल फ्लुएंसी और एक्यूरेसी आती है, यानी पहले लिसनिंग उसके बाद स्पीकिंग। तो इससे क्या होता है? ये ओरल फ्लुएंसी और एक्यूरेसी को डेवलप करता है। उसके बाद देखो, लिसनिंग प्रेडिक्टेबल एरियाज वेयर मैक्सिमम लर्निंग इज डन। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा लिसनिंग का यूज होता है? उनमें क्या क्या है देखिए। नंबर 1 पे देखिए आप, टीचर्स इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन। नंबर 1 पे क्या है? टीचर के इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस को स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? लिसन करना पड़ता है। क्लास लेक्चर्स को भी क्या करना पड़ता है? लिसन करना पड़ता है। रेडियो और टीवी न्यूज, अनाउंसमेंट्स इन स्कूल्स, इन सभी को क्या करना पड़ता है? लिसन तो करना पड़ता है। कॉन्वर्सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप सामने वाले को क्या करते हो? लिसन करते हो, देन स्पीकिंग, उसके बाद ही तो आप बोल पाते हो। या फिर बात करें प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स की, सीडीज की, जो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश के बारे में इंग्लिश में है, तो उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिसन करना पड़ेगा। तो ये वो एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा आपको लिसनिंग पर फोकस करना पड़ता है। लिसनिंग यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहले लिसनिंग, उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, जो भी इसके प्रति प्रतिक्रिया होगी वो बाद में आएगी। इसलिए यहां पर जो मैक्सिमम एरियाज है वो ये ही लिसनिंग के हो जाते हैं। उसके बाद देखो, जहां आपको सबसे ज्यादा लिसनिंग के पर फोकस करना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन इंग्लिश। अब देखिए, इस स्किल के अंदर, यानी मैं लिसनिंग की अगर बात करूं तो लिसनिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी क्या क्या चीजें इसमें डेवलपिंग स्किल्स के रूप में काम आएंगी। देखो, एक तो अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले जो इंग्लिश के अंदर आपको लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपको स्पोकन जो इंग्लिश है वो समझ में आनी चाहिए। यानी अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपका वहां पर उसको सुनना कोई काम का नहीं है, यूजलेस है। इसीलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आप स्पोकन इंग्लिश को क्या करो? अंडरस्टैंड करो। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग व्हाट पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट, उस चीज को पहचानो जो लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, या बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, उस चीज को क्या पहचान पाते हो। ये डेवलपिंग स्किल्स की बात हो रही है। किसकी? लिसनिंग डेवलपिंग स्किल्स की बात हम कर रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग व्हाट पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन, जो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स मिले, क्या उनको आप समझ पाते हो? तो लिसनिंग के अंदर हमको डेवलप करनी पड़ेगी क्या? अंडरस्टैंडिंग। किस चीज के लिए? रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें हमारी लिसनिंग डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट पॉइंट्स, यानी जितनी भी बात आपसे हुई उसमें से उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना जो रेलेवेंट है, जो तार्किक है, संगत जो पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना एक लिसनिंग की डेवलपिंग स्किल हो जाती है। उसके बाद देखो, सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग क्या हो सकती है। ये देखो, अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि ये क्या है? डेवलपिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग है। क्या है? डेवलपिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग, यानी डेवलपिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग और किसकी? लिसनिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, ये लर्निंग नहीं होगा, ये लिसनिंग होगा। क्या होगा? लिसनिंग होगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, लिसनिंग होगा। अब चलिए, ये तो बात किसकी रही? डेवलपिंग स्किल्स ऑफ लिसनिंग की। और वो पॉइंट्स हैं जो आपको इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर याद रखने ही रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसकी सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग क्या क्या हो सकती है? एंडरसन और लिंच, ये दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो सब स्किल्स के बारे में बताते हैं। देखो, सब स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं। एक तो देखो, आइडेंटिफाई स्पोकन सिग्नल्स बाय साउंड्स, साउंड के हिसाब से आप स्पोकन सिग्नल्स को पहचानने लग जाओ। ये एक लिसनिंग का क्या हो सकता है? एक डेवलपिंग सब स्किल्स हो सकती है। उसके बाद स्पीच की स्ट्रीम को वर्ड्स में सेगमेंट करना, ठीक है। स्पीच की जो स्ट्रीम है
उसको आप वर्ड्स के सेगमेंट में करना है, यानी वर्ड्स पे तोड़ तोड़ कर आपको वो समझ में आ जाना चाहिए, ये वर्ड क्या कहा गया है, दूसरा वर्ड किसके बारे में बोला गया है। उसके बाद अटरेंस के सिंटेक्स को ग्रैस्प करना, है ना, जो भी वो अटर कर रहा है, बोल रहा है, उसका क्या सेंटेंस है उसको पकड़ना एक इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप होनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर। और उसके बाद है फॉर्मुलेट एंड एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स, और तुरंत क्या करोगे आप, एक रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करोगे, यानी जिस चीज को सुना उसका आंसर देने के लिए आपके पास एक एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, उसको तुरंत आप कैसे फॉर्मुलेट डेवलप कर पाते हो, ये भी एक सब स्किल का पार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो रही आपकी सब स्किल्स के बारे में बात। मैं एक बार बता देता हूं, देखो ये तो रही आपकी सब स्किल्स और डेवलपिंग स्किल्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे डेवलपिंग स्किल्स ऑफ स्पीकिंग की। देखो यहां पर हम लिसनिंग की बात कर चुके हैं, ये तो हमारा पोर्शन था, वो किसके बारे में हो गया, लिसनिंग के बारे में हो गया ना। या तो हमने पूरे लिसनिंग की बात करी, दोनों स्किल्स की। अब हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है डेवलपिंग स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। देखो लिसनिंग के बाद हमारा जो एक क्रम है, प्रॉपर क्रम है स्पीकिंग का है। स्पीकिंग में क्या क्या स्किल्स एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले देखो क्या आ जाती है, लर्न स्पीकिंग विथ इन नॉर्मल स्पीड। अब देखो स्पीकिंग को लर्न करने के लिए एक क्या होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, एक जनरल स्पीड डेवलप होनी चाहिए स्पीकिंग को सीखने के लिए एक स्टूडेंट के अंदर। उसके बाद है नॉलेज ऑफ स्ट्रेस पैटर्न। अब देखो एक स्टूडेंट को कहां स्ट्रेस लगाना है, कहां अनस्ट्रेस लगाना है, यानी किस चीज पर दबाव डालना है, किस पर दबाव नहीं डालना है, इस बात का उसको पता होना चाहिए। तो इसके लिए उसे वर्ड स्ट्रेस का नॉलेज होना चाहिए, किसका, वर्ड स्ट्रेस का, और फोनेटिक सिंबल्स का, किसका, फोनेटिक सिंबल्स का या फोनेटिक्स का उसे क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तभी जाके उसे कहां स्ट्रेस लगाना है, कहां अनस्ट्रेस है, इस बात का क्या लगेगा, पता लगेगा। तो नॉलेज ऑफ स्ट्रेस पैटर्न्स को आना चाहिए। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश साउंड्स इफेक्टिवली, यानी इंग्लिश के साउंड्स को बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए। तो ये कहां से सीखेंगे बच्चा, फोनेटिक सिंबल से। तो बच्चे को फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रेस का आना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ही वो टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं हाउ टू प्रोनाउंसिएट एंड हाउ टू यूज स्ट्रेस करेक्टली। क्लियर, चलिए उसके बाद है प्रोड्यूसिंग इंटोनेशन पैटर्न। अब देखो कहां पर आपको नीचा आवाज को नीचा करके लाना है, कहां आवाज को उठाना है, कहां पोज लेना है, ये सारी बातें एक स्टूडेंट को आना चाहिए। तो प्रोड्यूसिंग इंटोनेशन पैटर्न भी स्टूडेंट को आना चाहिए, कब तेज बोलना है, कब धीमा बोलना है, इस बात को भी स्टूडेंट को भली बात ही आना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सब स्किल्स की। ये तो बात किसकी हो गई, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ स्पीकिंग की। अब हम बात करें इसकी सब स्किल्स और क्या क्या हो सकती हैं। देखो एबिलिटी टू आर्टिकुलेट फोनोलॉजिकल फीचर्स ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिवली, एक स्टूडेंट को व्यापक रूप से लैंग्वेज के जो फोनोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको किस तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है, इस बात की क्षमता या उसको जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके से फोनोलॉजी यानी वर्ड्स को किस तरीके से आपको बोलना है, वर्ड्स को किस तरीके से डिवाइड करना है, ये सारी उसको कट करना है, ये सारी बातें उसको आनी चाहिए। उसके बाद है मास्टरी ऑफ स्ट्रेस रिदम इंटोनेशन पैटर्न, यानी इसको स्ट्रेस भी आना चाहिए, रिदम भी आनी चाहिए, इंटोनेशन भी आना चाहिए। तो ये सारी बातें तो यहां इन दो टॉपिक्स के ही माध्यम से सीखी जा सकती है, तो वर्ड स्ट्रेस और एक फोनेटिक सिंबल्स। उसके बाद नेक्स्ट है यूज फिलर्स एंड एप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशनल फॉर्मूले, है ना। अगर उसको फिलर्स और एप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशनल फॉर्मूले दिए जाते हैं तो उनको उसको यूज करना आना चाहिए। यहां पर क्या आ सकता है, ये चीजें उसको आनी चाहिए। उसके बाद है ड्रिल्स और प्रैक्टिस। स्पीकिंग के अंदर मोस्ट रूप जो होता है वो ड्रिल्स का होता है ना, प्रैक्टिस का होता है। अब ये ड्रिल और प्रैक्टिस कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। अब देखो उनमें कौन कौन सी हो सकती है। देखो एक तो होती है कोरल ड्रिल, समझना, कोरल ड्रिल जब पूरी की पूरी क्लास क्या करे, बोले, तो उसे क्या बोलते हैं, कोरल ड्रिल बोलते हैं। अगर आपको बचपन के दिन याद है तो आपको क्लास को एक साथ बुलवाया जाता था, दैट इज कॉल्ड कोरल ड्रिल, उसे क्या कहा जाता है, कोरल ड्रिल कहा जाता है। दूसरी है आपकी ग्रुप ड्रिल, जब कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर उन्हें क्या कहा जाए, बोलने के लिए कहा जाए। जब जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में 2-3 बच्चों को एक साथ सामने खड़ा करके उनसे बोलने के लिए बोला जाता है, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे और कुछ हिंदी अल्फाबेट हो, या इंग्लिश में और कुछ फ्रूट्स नेम्स हो, या और एनी अदर थिंग्स। तो वहां पर
जो ग्रुप्स में ड्रिल होगी वो क्या होगी, वो क्या कहलाएगी, ग्रुप ड्रिल कहलाएगी, जब कुछ स्टूडेंट उसको स्पीकिंग करेंगे। उसके बाद जो तीसरी ड्रिल है वो है इंडिविजुअल ड्रिल। कौन सी है, इंडिविजुअल, जब एक एक स्टूडेंट को बोलने के लिए कहा जाए। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो आपकी ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस हैं वो कितने प्रकार की होती है, स्पीकिंग ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, कोरल हो गया, ग्रुप हो गया और इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद ड्रिल्स मेथड्स की हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें सबसे पहले है रिपीटेशन मेथड। कौन सा है, रेपिटेशन मेथड। ये सबसे इजी मेथड है। इस मेथड में टीचर एक स्टेटमेंट बोलता है और स्टूडेंट उसे इमिटेट करते हुए रिपीट करता है। यानी इस टीचर एक स्टेटमेंट यहां पर बोलेगा, उसी स्टेटमेंट को, उसी कथन को बच्चे भी दोहराएंगे, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन ड्रिल। उसके बाद है चेन ड्रिल, है ना। चेन ड्रिल से संबंधित क्या है, देखो इस मेथड में टीचर पहले एक स्ट्रक्चर का यूज करके एग्जांपल देता है, तब एक प्यूपिल यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से रिप्लाई लेने के लिए क्वेश्चन करता है, तब सेकंड जो स्टूडेंट है, प्यूपिल है, थर्ड प्यूपिल रिप्लाई लेने के लिए क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक समय सिचुएशन चेंज होनी चाहिए और ऐसी क्या कहलाएगी, चेन ड्रिल कहलाएगी। यानी एक दूसरे से लिंक करते हुए किसी चीज को पढ़ाना क्या कहलाएगा, चेन ड्रिल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल। सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इनिशियल स्टेज पर सिंपल सब्स्टिट्यूशनल यूज किए जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट को टीचर द्वारा सप्लाइड पैटर्न में डिफरेंट वर्ड्स सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। यानी एक वर्ड दे दिया जाता है, इसकी जगह पर ऐसा ही जो इसी अर्थ को बताए ऐसा कोई दूसरा वर्ड उसको ढूंढना होता है, उसे क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल कहा जाता है। उसके बाद है कंप्लीशन ड्रिल। इस मेथड में टीचर पहले एक सेंटेंस देता है और प्यूपिल यानी स्टूडेंट से रिपीट करता है, फिर टीचर दूसरे सेंटेंस के एक या दो वर्ड देता है और पीपल इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। यानी पहला एक सेंटेंस दे दिया, उसके बाद उसके शुरू के या लास्ट के कुछ वर्ड दे देगा, उसको वो पूरा करना पड़ता है, या पहला कुछ नहीं देगा, लास्ट वाले वर्ड दे देगा, तो उसको वापस उसको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो ड्रिलिंग को बताते हैं, जिस पर रेपिटेशन, चेन, सब्स्टिट्यूशनल और कंप्लीशन ड्रिल मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है, इंपॉर्टेंट है। 3 आपकी स्किल्स हो गई, जिसके अंदर हमने बात की थी अभी उन ड्रिल्स के बारे में कि एक तो हो जाती है आपकी कोरल ड्रिल, एक हो जाती है आपकी ग्रुप ड्रिल और एक हो जाती है आपकी इंडिविजुअल ड्रिल। ये 3 ड्रिल है जिनके माध्यम से भी आप हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन इससे संबंधित सारे मेथड्स हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।